हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट 1 में आज हम थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक केमिकल कंपाउंड में इंटरनल एनर्जी की एक निश्चित मात्रा सन्निहित होती है, जिसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। फिजिकल या केमिकल चेंजेस में यह केमिकल एनर्जी भी अन्य एनर्जी की तरह ऊष्मा में परिवर्तित की जा सकती है। दिस केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इस प्रकार ऊर्जा के इन दोनों रूपों में संबंध के अध्ययन को हम कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। यदि केमिकल रिएक्शन में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी, और यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे हम कहेंगे ऊष्माशोषी। यानी जहाँ पर कि ऊष्मा का उत्सर्जन है तो उसको हमने बोला एक्सोथर्मिक, और ऊष्मा का अगर अवशोषण है तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले हमने देखा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर होने वाली रिएक्शंस के लिए इंटरनल एनर्जी E और कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाली रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी H का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर कि हमने इंटरनल एनर्जी का उपयोग कब किया था, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, और एंथैल्पी का उपयोग कब किया था, जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि कांस्टेंट वायुमंडलीय दाब पर अधिकतर केमिकल रिएक्शंस खुले पात्र में होती हैं। चूँकि हम सारी केमिकल रिएक्शंस जैसे हम बीकर में या खुले पात्र में करवाते हैं, तो ये खुले पात्र में, या हम कह सकते हैं इसको ओपन सिस्टम, जहाँ पर कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब खुले पात्र में होती है तो ये स्थिर वायुमंडलीय दाब पर होती है, और ऊष्मा में परिवर्तन के लिए एंथैल्पी H का प्रयोग ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है। यानी यहाँ पर हम एनर्जी चेंज या ऊष्मा परिवर्तन के लिए हम प्रयुक्त करते हैं एंथैल्पी H को। मान लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। A प्लस B मिलकर के C और D प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ A के M1 मोल B के M2 मोल से केमिकल रिएक्शन करते हैं, और C के N1 मोल और D के N2 मोल बनते हैं। तो मैथमेटिकली द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन इज गिवन बाय डेल्टा H इक्वल टू टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, HA, HB, HC and HD are the enthalpies of A, B, C and D respectively. अब यहाँ पर 3 कंडीशंस हो सकती हैं। 3 possible conditions are: first, if total enthalpy of product is equal to the enthalpy of reactant। यदि उत्पाद की कुल एंथैल्पी अभिकारकों की कुल एंथैल्पी के बराबर हो, यानी डेल्टा H की वैल्यू 0 होगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि
अभिक्रिया होने पर न तो ऊष्मा अवशोषित होती है और न ही मुक्त होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं थर्मोन्यूट्रल रिएक्शंस, ताप निरपेक्ष अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो पहली कंडीशन हमने डिस्कस की, जिसमें कि टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, डेल्टा एच की वैल्यू हो जाती है 0। सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे कि देखिए C प्लस डी, एच डी प्लस एच सी, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसी स्थिति में डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, अर्थात अभिक्रिया होने पर सिस्टम की एंथैल्पी में वृद्धि होती है। जब सिस्टम की एंथैल्पी में वृद्धि होती है तो ये अभिक्रियाएं कहलाएंगी एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। थर्ड कंडीशन, जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, देख रहे हैं यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, मीन्स डेल्टा एच इज नेगेटिव। इसका मतलब अभिक्रिया होने पर सिस्टम की एंथैल्पी में कमी आती है और सिस्टम से ऊष्मा मुक्त होकर के सराउंडिंग में चली जाती है। ये रिएक्शंस कहलाएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि हीट कहाँ चली जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, यानी यहाँ पर जो अभिक्रियाएं होंगी वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। तो इस प्रकार से हम 3 कंडीशंस जो पॉसिबल होती है उनको हमने देखा कि डेल्टा एच की वैल्यू 0 हो सकती है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अब हम बात करेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन की, ऊष्मा रासायनिक समीकरण। एनी केमिकल रिएक्शन जो ऊष्मा में होने वाले परिवर्तनों को बताती हो, चेंजेस इन हीट, यानी ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन को बताती हो, उसको हम कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ऊष्मा रासायनिक समीकरण। कोई भी रासायनिक समीकरण जो ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन को बताता है उसे हम ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऊष्मा परिवर्तनों को एसआई यूनिट में जूल या किलो जूल से व्यक्त करते हैं। ऊष्मा परिवर्तन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट होती है उस पर डिपेंड करता है हीट चेंज। ऊष्मा परिवर्तन अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ऊष्मा रासायनिक समीकरण में सॉलिड, लिक्विड और गैस अवस्था को क्रमशः सॉलिड को S से, लिक्विड को L और गैस को G से प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन में उपस्थित होता है तो उसके प्रतीक के आगे कोष्टक में AQ लिखा जाता है। If the substance is in water solution, then AQ should be written in bracket with the substance.
तो हम उसको क्या लिखते हैं, AQ यानी जलीय, जलीय विलयन के रूप में अगर कोई पदार्थ है तो हम AQ लिखते हैं। यदि किसी पदार्थ का कोई विशेष अपर रूप लिया जाता है तो उसे भी निर्दिष्ट करना चाहिए। अगर एलोट्रोप ऑफ एनी सब्सटेंस आप लेते हो, इफ एन एलोट्रोप ऑफ एनी सब्सटेंस इज टेकन देन दैट शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड। एलोट्रोप को भी हमें वहां पर मेंशन करना होगा। अब देखिए, ये कोई भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी है, तो सॉलिड, ठोस है तो S, G है तो गैस, ये AQ लिख रहे हैं हम यहाँ पर। AQ मतलब एक्वस या जली है। इस प्रकार से हम इसको किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं। ये हमने यूनिट लिखी है किलो जूल में। तो जो हीट एक्सचेंज चेंज होगा उसको, उसकी यूनिट को हम जूल या किलो जूल में, ऐसा यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर ये मोनोक्लिनिक लिखा है, रोम्बिक लिखा है, मतलब सल्फर के एलोट्रोप हैं। तो हमने एक बात और भी कही थी कि इफ एन एलोट्रोप ऑफ एनी सब्सटेंस इज टेकन देन दैट शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड। सॉरी, heat of reaction also depends upon temperature and pressure। अभिक्रिया ऊष्मा ताप और दाब पर भी निर्भर करती है। टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर में सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं, यानी ताप को परम ताप में पदाक्षर के रूप में लिखते हैं, और जो प्रेशर है वो सामान्यतः एक वायुमंडल होता है। टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड इज सबस्क्रिप्ट एंड प्रेशर इज जनरली 1 एटमॉस्फेरिक विच इज रिप्रेजेंटेड सबस्क्रिप्ट डिग्री। इस तरीके से हम, तो ये हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में। अब इस इक्वेशन में हम क्या कह सकते हैं, इस समीकरण में हम कह सकते हैं कि 1 मोल गैसीय हाइड्रोजन और हाफ मोल गैसीय ऑक्सीजन 322 केल्विन टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया करके 1 मोल द्रव H2 बनाते हैं तथा 285.05 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। इसे हम कहेंगे कंप्लीट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने बोला अभी वो सेम चीज यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, देखिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाफ मोल ऑफ HO2 गैस रिएक्ट एट 323 केल्विन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर 323 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करते हैं आपस में, और 1 वायुमंडलीय दाब पर, और ये आपस में रिएक्शन करके 1 मोल लिक्विड H2 बनाती है। और इस अभिक्रिया में ये देखिए माइनस में ये लिखा हुआ है, यानी 285.05 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। तो चूंकि ये डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो हमने पॉसिबल कंडीशंस देखा था उसमें जो थर्ड कंडीशन थी वो वाली यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इतनी हीट जो है वो इवॉल्व होती है। इस प्रकार से हम किसी भी कंप्लीट थर्मोकेमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।